गरीब सास बहू स्वेटर बेचने वाली। बूढ़ी बबीता ओट पर बैठी आंखें गड़ाए स्वेटर बुन रही थी। उसकी आंखों के आगे झुर्रियां पड़ चुकी थी। घर में कुछ 4 जन थे। उसका बेटा महेंद्र, बहू सुनीता और 5 साल का पोता राजू। उनके घर की माली हालत कुछ खास नहीं थी। बस जैसे तैसे गुजर बसर चल रहा था। बबीता की बूढ़ी हथेलियों में कढ़ाई बुनाई की कला कूट कूट कर भरी थी, इसलिए वो बरसों से स्वेटर बुनते आ रही थी। माँ, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे बेटा, आज इतने भोर सवेरे ही खेत जा रहा है? हाँ माँ, वो फसलों की कटाई पास आ रही है ना, तो बनिहारी का काम बढ़ गया है। अभी काम है सो करना मुनासिब है। फिर क्या खबर हम गरीब पर बेरोजगारी अपना कहर ढा दे। हाँ बेटा, ये तो हम गरीबों के लिए सबसे भारी चुनौती बनी रहती है। देख बेटा, जाड़े का मौसम आने को है। अगर पैसे मिले तो बाजार से ऊन लेते आना। राजू के लिए दस्ताने और मोजे बुन दूंगी। पिछले बरस ठंड में ठिठुरते हुए जाड़े की मार झेलकर स्कूल जा रहा था। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। महेंद्र मर्म लहजे में हामी भरकर खेत की ओर अग्रसर हो जाता है और बबीता स्वेटर बुनने लगती है। कुछ देर बाद, माँ जी, 10 बज गए हैं और अब तक आपने दातुन भी नहीं किया। चलिए उठिए, इस बुढ़ापे में इतनी देरी ठीक नहीं। बस बहू, ये बाजू की बुनाई बच गई है। रमा आती ही होगी स्वेटर लेने। तू चल, आती हूँ। बबीता स्वेटर बुनकर जैसे ही उठती है, रमा वहां आ खड़ी होती है। अरे बबीता, मेरे स्वेटर बुन दिए क्या? हाँ रमा, ये रहा तुम्हारा स्वेटर। अभी हाल ही बुनकर उठी हूँ। स्वेटर की सुंदर बुनाई देखकर रमा की आंखें चमक उठती है। बावजूद इसके रमा फीका सा मुंह बनाकर किलकिल करती हुई कहती है, बबीता, तू ना अव्वल दर्जे की भुलक्कड़ है। मैंने तुझे गुंबद की बुनाई करने को कहा था। तूने तो स्वेटर में फूल पत्तियों की बनावट गढ़कर स्वेटर की शोभा बिगाड़ दी। खैर, ये पकड़ 100 रुपया। अरे ये क्या रमा बहन, सिर्फ 100 रुपए? बाजार में उनकी लागत बढ़ गई है और स्वेटर बुनने में बहुत श्रम लगता है। रहने दे बबीता, तेरे पैर भी पैतरे मैं जानती हूँ। 100 रुपए से एक आने भी ज्यादा नहीं दूंगी। वैसे भी ऐसे बुने हुए स्वेटर हाट बाजार में भी बिक रहे हैं। तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि तू 4 पैसे कमा ले। इसीलिए बस तुझे स्वेटर बुनने को देती हूँ, समझी? रमा अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर वहां से बचकर निकलती है। तभी सुनीता कहती है, माँ जी, आप आंखें गड़ाकर दिन रात स्वेटर बुनती हैं। बावजूद इसके रमा मौसी से लेकर सभी औरतें आपसे स्वेटर शॉल बनवाकर बदले में इतने कम पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। बहू, एक महेंद्र के कंधों पर सारा बोझ डालना सही नहीं। इसीलिए मैं स्वेटर बुन लेती हूँ, जो ही 10-20 रुपए मुनाफा हो रहा है। मगर माँ जी, उस 10-20 के पीछे अपना परिश्रम तो देखिए। सुनीता अभी ऐसा बोल ही रही थी कि अचानक कुछ लोग महेंद्र को कंधे पर संभाले लेकर आते हैं। अजी, आपके पैरों में क्या हुआ? अरे भौजाई, अब महेंद्र को खेत में करैत काट लिया रहा। जहर टखनों तक फैल गया था। तो डॉक्टर साहब को एक पांव काटे के पड़ गई हो। अभी कबहू काम ना कर पाई हैं। ये खबर सुनकर सास बहू स्तब्ध रह जाती है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। महेंद्र के अपाहिज होने के बाद घर की बिगड़ी दशा देखकर सुनीता बोलती है, माँ जी, मैंने तय किया है कि अब से मैं भी आपके साथ स्वेटर बुनने का काम करूंगी। कहते हैं ना कि गरीबी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। घर में बढ़ती घटी को मिटाने के लिए गरीब बहू पूरी लगन के साथ अपनी सास से स्वेटर बुनना सीख लेती है। दोनों सास बहू सारा दिन स्वेटर बुनती। फिर एक दिन, क्या बात है बहू, तेरा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों दिख रहा है? क्या बताऊं माँ जी, सोचा था कि दोनों सास बहू साथ मिलकर स्वेटर बुनेंगी तो घर चलाना आसान हो जाएगा। मगर दिन रात के कड़े संघर्ष के बाद भी हमारे पास एक पाई की जोड़ती नहीं। स्वेटर की सिलाई बुनाई से जो पैसा बन पड़ते हैं वो कभी घर के खाली खत्ते भरने में लग जाते हैं और बचे खुचे पैसे राजू के बाबू के दवा दारू में लग जाते हैं। बहू, हियाब रख,
भगवान कोई ना कोई राह दिखाएगा। समय बीतता है। फिर एक दिन शहर से सुनीता के बुआ का बेटा उससे मिलने आता है। अरे नरेश, तू? पाए लागू जीजी। नमस्ते माँ जी। माँ जी, ये मेरी बुआ का बेटा है, दिल्ली शहर में रहता है। अरे बहू, अब बातें ही करती रहेगी या जाकर नरेश के लिए चाय नाश्ते का जुगाड़ करेगी? सुनीता के घर में छाई गरीबी देखकर नरेश के मुंह की रंगत खोसी जाती है और वो झिझकते हुए बोल पड़ता है, दीदी जीजा जी बिस्तर पर हैं, ऐसे में घर खर्च कैसे चल रहा है? मैं और माँ जी स्वेटर की बुनाई करते हैं, मगर सही मायने में वो पैसे पूरे नहीं पड़ते। दीदी आप दोनों अपने हाथों के हुनर से अच्छी कमाई कर सकती हैं, क्योंकि शहर में रहने वाला हर एक बंदा हाथ से बुने हुए स्वेटर खोजता है। मैं आपके इस काम पर पैसे लगाऊंगा, आप सोच विचार कर बता दीजिएगा। नरेश की राय ठीक है बहू, मैं बरसों से स्वेटर बुनती आ रही हूँ। इस गांव में हमारे बुने स्वेटर का मोल 100 रुपए तक में ही सिमट कर रह गया है। शायद शहर जाकर हम गरीब सास बहू अपनी गरीबी को मात दे जाएं। गरीबी के तूफान से जूझती हुई सास बहू के जीवन में नरेश एक नाविक की नाई था। बबीता और सुनीता अपने परिवार के साथ शहर आ जाती हैं। दीदी मैंने पूरे 1 महीने का कमरे का किराया दे दिया है, ये रहे पूरे 10,000 रुपए आपके काम के लिए। शुक्रिया नरेश, मैं बहुत जल्द ये पैसे तुम्हें सूद के साथ चुका दूंगी। माँ जी, मैं स्वेटर के लिए ऊन लाने जा रही हूँ। दोनों गरीब सास बहू आस का दामन थामकर शहर में आकर नए सिरे से स्वेटर स्कार्फ सिलना बुनना शुरू कर देती हैं और साप्ताहिक बाजार में उन्हें बेचने पहुंच जाती हैं। स्वेटर ले लो, ऊन से बने गरम सस्ते स्वेटर ले लो। सुनीता की आवाज सुनकर एक बड़ी भीड़ भागते हुए उनके पास आती है और सानवी कहती है, वाओ, ये स्वेटर कितने यूनिक है और ये ऊन का स्कार्फ देखकर तो मेरा मन ललच गया। कितने का है ये? सुनीता के मन में अभी ये खौफ उथल पुथल मचा रहा था कि शहर में भी उन्हें मोल भाव की किलकिल ना सुननी पड़े, इसलिए वो नर्म लहजे में उस ग्राहक को बताती है, एक दाम दो, 100 है मैम साहब, क्योंकि ये ऊन के बने श्वेत हैं। ऐसे गर्म स्वेटर पूरा बाजार छान मारने पर भी नहीं मिलेगा। ये 2 स्वेटर और ये स्कार्फ पैक कर दो। सानवी के बाद सभी ग्राहक बढ़ चढ़कर उनके बुने स्वेटर की खरीदारी करते हैं। उस रोज के बाद से गरीब सास बहू की जीवन सुधरती चली गई। अब उनके सर से गरीबी की बदरा छटने लगी थी। तभी रोचक नाम का एक शख्स उनके पास पहुंचता है। क्या आप दोनों वही सास बहू हैं जो स्वेटर बुनने का काम करती हैं? हाँ साहब, मगर आप हमें कैसे जानते हैं? अरे पूरे बाजार में आप दोनों की बेहतरीन स्वेटर बनने के चर्चे चल रहे हैं। मेरा नाम रोचक है, मैं कपड़ों का कारोबारी हूँ। अगर आप दोनों मेरे दुकान के लिए स्वेटर बुने तो बदले में आप अपने कला की कारीगरी की बड़ी कमाई कर सकती हैं। ठीक है साहब, हमें मंजूर है। ठीक है, ये लीजिए 50,000 रुपए एडवांस, बाकी पेमेंट स्वेटर तैयार होने के बाद मिल जाएगा। और हाँ, स्वेटर में बेबी कलेक्शन भी शामिल कर लेना, ये हमारे ऊन के बुने स्वेटर के बिजनेस के लिए फ्रूटफुल रहेगा। उस दिन से सास बहू रोजाना रोचक के लिए ऑर्डर पर स्वेटर बुनती हैं। सुनीता ने चंद ही दिनों में शहर के पहनावे ओढ़ावे को बारीकी से भांप लिया था। अब वो सिर्फ बटन वाले स्वेटर ही नहीं बल्कि कोटी स्वेटर, फुल फ्रॉक स्वेटर, मिरर वर्क स्वेटर कलेक्शन को शामिल कर लिया। वहीं बबीता जन्मजात बच्चों के लिए दस्ताने, मोजे, टोपी, स्वेटर बुनती, जिसके बदले में उन्हें रोचक की और बड़ी से बड़ी रकम मिलती। सुनीता ने अपने भाई से जो उधार लिया था वो उतर चुका था। साथ ही वो किराए के कमरे से उभर कर अपना घर बना चुकी थी। आज शहर में हर दूसरा इंसान सास बहू के बुने स्वेटर पहने नजर आ रहा था, जो उनकी कला और कारीगरी की एक बड़ी जीत है। कंपनी में बॉस चिल्लाते हुए, तुम दोनों बाप बेटे मेरी कंपनी को घाटे में लाने वाले लोगों में से थे, ये तो मैं जानता था, पर चोरी भी करोगे ये मुझे नहीं पता था। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा विश्वास कीजिए, हमने कोई डेटा चोरी नहीं किया है। तो क्या ये फाइल अपने आप गायब हो गई पीडी से? सर, मेरा और पिताजी का विश्वास कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने बहुत संभाल कर आपकी पेन ड्राइव को रखा था, हम भला क्यों चुराएंगे उसे? हाँ सर, हम दोनों बहुत छोटे घर से हैं, ऐसा चोरी का काम नहीं कर सकते। मुझे तुम जैसे लोगों को अपनी कंपनी में जरूरत नहीं है, अभी कभी इस कंपनी से तुम्हें फायर किया जाता है। बॉस बेइज्जती कर उन बाप बेटे सुनील और राजू को निकाल देते हैं।
सुनील इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। पिताजी आपको ये क्या हो रहा है? मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। मुझे टैक्सी रोकनी होगी। टैक्सी, ऑटो, कोई तो रुको। मुझे मेरे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाना है। रुको प्लीज। राजू अपने पिता को एक किनारा करके चलती फिरती गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा एक कार उसे टक्कर मारकर भाग जाती है, जिससे उसके पैरों में चोट आ जाती है। फिर वो एक ठेले पर अपने पिता को लेकर जैसे तैसे लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। आखिर दोनों ने ऐसी कौन सी चोरी की थी जिससे उसके बॉस ने उन दोनों को ऑफिस से निकाल दिया? अब उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां डॉक्टर उन बाप बेटों को एग्जामिन करते हैं और राजू फोन करके अपनी माँ यशोदा और पत्नी उर्मिला को हॉस्पिटल बुला लेता है, जहां दोनों घबराते हुए कहती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब, मेरे पति और बेटे को क्या हुआ है? बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए। देखिए, आपके फादर इन लॉ को किसी बात का सदमा लगा है जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पर आगे उन्हें किसी बात का दुख पहुंचता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो ख्याल रखिएगा। और आपके पति के पैरों में चोट आई थी तो बस पट्टी की है। आप मिस्टर राजू से मिल सकती हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोनों राजू से मिलने जाती हैं और उससे सब पूछती हैं। तभी राजू ने ऑफिस और रास्ते तक की सारी बात उन्हें बता दी, जिसे सुनकर यशोदा कहती है, अरे भला वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम दोनों इतने टाइम से वहाँ काम कर रहे थे। ईमानदारी का भी अब प्रमाण पत्र लेकर घूमना पड़ेगा क्या? माँ, हमने बहुत समझाया अपने बॉस को, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और हमें ऑफिस से निकाल दिया। अब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है, ऊपर से दवाइयों का और खर्चा बढ़ा दिया हम दोनों ने मिलकर। अजी, जो विधि के विधान में लिखा है वो तो होकर ही रहता है। आप फिक्र क्यों करते हैं? पैसों की टेंशन आप मत लीजिए। घर में कुछ पैसे पड़े हैं जिससे आपकी दवाई चल जाएगी, पर ज्यादा दिन तक नहीं। मैं और बाजी मिलकर जरूर कोई काम ढूंढ लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अरे मुझे इतना बुरा लग रहा है तो पिताजी को कितना लगा होगा, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ गया। बेटा, अब तू इन बातों के बारे में मत सोच, हम आगे की सोचते हैं। 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर दोनों घर आ जाते हैं। दोनों पत्नियां अपने पति के खान पान का ख्याल रखती हैं, अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तभी सुनील कहता है, अरे यशोदा, सर्दी आ गई है, धीरे धीरे तुमने रजाई निकाली कि नहीं निकाली? अजी आज निकाल लूंगी, पहले धूप में सुखा दूंगी रुइयों को, बदबू आ रही होगी ना। अरे कोई नई बात नहीं है, आराम से तुम्हें 2 दिन लगेंगे। रजाई की रुइयों को धो धाकर सुखाकर फिर भरोगी। अजी जब पता है तुम मुझसे फिर क्यों पूछ रहे हो? चादर से काम चला लो। ये कहकर यशोदा अपनी बहू के साथ 2-3 रजाइयों की रुइयों को धोकर सुखाकर फिर से रजाई में भरती है। तभी उर्मिला बहू कहती है, माँ जी, आप हर साल रजाइयों के साथ ऐसा क्यों करती हैं? अरे बहू, इससे रजाई नई जैसी हो जाती है और सालों तक चलती है। अच्छा माँ जी, मैंने तो ये करता हुआ बाहर जो रजाई वाले होते हैं ना, जो दुकान खोलकर बैठते हैं, वो भी सेम यही करते हैं। हाँ, तो उनमें और हमारे काम में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें देने के बजाय खुद ही करके पैसे बचाती हूँ। माँ जी, आइडिया, क्यों ना हम भी रजाई भरने और बनाने का काम शुरू कर दें? कम दर पर करेंगे तो आसपास के लोग ज्यादा खरीदेंगे और हमारे घर का 2 वक्त का खाना तो निकल ही जाएगा। हाँ बहू, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। कल से हम ये काम शुरू कर देंगे। तू एक बोर्ड पर लिख देना कि हमारे यहाँ रजाई की धुलाई और रजाई भरने का काम भी होता है। जी माँ जी। तूने उन दोनों को चाय नाश्ता दे दिया फिर से? माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, और थोड़े पैसे बचे हैं मेरे पास, तो हम रजाई भरने के लिए रुई और उसके कवर को खरीद के ले आएंगे। इस तरह दोनों सास बहू अगले दिन से ही बाहर बोर्ड लगाकर रजाई को भरने और बेचने का काम करती हैं, जिसे पढ़कर एक एक करके लोग उनके पास आते हैं। अरे उर्मिला, तेरे यहाँ रजाई भरते हैं क्या? हाँ हाँ, भरते भी हैं और नई रजाई बनाते भी हैं, और सबका अलग हिसाब है। डबल बेड की रजाई के लिए अलग और सिंगल बेड की रजाई के लिए अलग। अच्छा, तो आप डबल बेड की रजाई एक नई बना दो और मेरी पुरानी रजाई की धुलाई भी कर देना आप।
ठीक है बेटा, शाम को आकर ले जाना। हाँ अजी सुनिए, ये नई रजाई कितने की है? 500 की है भाई साहब। हाँ तो ऐसा कीजिए, ऐसी रजाई आप 2 दे दीजिए मुझे। ये लो, अच्छे से ले जाना। ये लो आंटी, आपके पैसे। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर रजाई में रुई भरकर बेचती हैं। पहले दिन उनका कम मुनाफा होता है, लेकिन धीरे धीरे उनके दुकान पर आसपास के लोग रजाई बनवाने आ जाते हैं और वो रजाई बेचती भी थी, जिससे वो घर का राशन और अपने पतियों की दवाइयों को ले आती थी। उन्हें ये काम करते हुए 2 महीने बीत जाते हैं। तभी सुनील का बॉस अपनी गाड़ी से उतरकर सास बहू के सामने हाथ जोड़कर कहता है, नमस्कार, मैं एसके कंपनी से आया हूँ, जहाँ आपके पति और बेटे काम करते थे। मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी आइए, वो अंदर है। सुनील जी, राजू, अपनी कंपनी में वापस लेने आया हूँ। मुझसे थोड़ी भूल हो गई थी। मुझे असली गुनहगार मिल जाए और ये भी पता लग गया कि आपने वो पीढ़ी नहीं चुराई थी, इसलिए मैं आप दोनों को वापस कंपनी में लेने आया हूँ। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे सर, इस तरह से हमारे आगे हाथ मत जोड़िए, आप हमारे बॉस हैं। भले ही बॉस सही, लेकिन मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है और इसी की वजह से आप दोनों को हॉस्पिटल का खर्चे में भी दिक्कत आई होगी। ये मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं और जैसे ही आप दोनों ठीक हो जाएं तो उस दिन ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। ओके राजू? जी जी सर, थैंक यू हम पर भरोसा करने के लिए। इस तरह वो दोनों खुश हो जाते हैं। उनका बॉस चला जाता है। सास बहू को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है। पापा जी, राजू, कांग्रेचुलेशंस, आप दोनों वापस से ऑफिस जाएंगे। आपके ऊपर से इल्जाम हट गया। शुक्रिया बेटा। अजी कोई है क्या? हमें रजाई चाहिए। बहू, दुकान पर कोई आया है, चल हमें इस काम को भी तो संभालना है ना। जी माँ जी। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर रजाई बेचती हैं और पुरानी रजाई की धुलाई भी किया करती थीं। साथ ही कुछ दिनों बाद दोनों के पति वापस से पहले की तरह ऑफिस जाने लगते हैं। रावड़ीपुर के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें उमा अपनी बहू नीलम और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। राजू को कैंसर था, जिसके चलते वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। वहीं दूसरी तरफ बेचारी नीलम और उमा दोनों लोगों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। अरे बहू, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना ले, बहुत जोरों से भूख लगी है। उसके बाद मुझे और तुझे लोगों के घर में काम करने के लिए भी जाना है। लेकिन माँ जी, आप तो जानती ही हो, घर का राशन खत्म हो गया है। अब मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? घर में उनका एक दाना तक नहीं है। ऊपर से मेरी मालकिन तो मुझे तनख्वाह भी नहीं दे रही है। हे भगवान, ये अमीर लोगों को हम जैसे गरीब लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। आज मैं अपनी मालकिन से जाकर तनख्वाह मांगूंगी, लेकिन मुझे पता है वह फिर से कोई ना कोई बहाना लगाकर मुझे टाल देगी। अरे माँ जी, थोड़ा सा अच्छा सोचिए। अगर पहले ही आप बुरा सोचोगी तो अच्छा कहाँ से होगा? चल बहू, ठीक है, मैं अच्छा ही सोचूंगी। चल, वैसे काम पर जाने का समय हो गया है, अब हमें काम के लिए निकलना चाहिए। दोनों सास बहू अपने अपने काम पर निकल जाती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू अपनी अपनी मालकिन के घर काम करने के बाद उनसे तनख्वाह मांगती हैं। अरे मालकिन, देखिए, एक तो मेरा बेटा कैंसर का मरीज है, ऊपर से हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। अगर आप समय पर तनख्वाह नहीं दोगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मुझे तनख्वाह दे दीजिए मालकिन। अरे जब देखो तुम गरीब भिखारी की तरह हाथ फैलाकर खड़े रहते हो। अरे मैंने तुझे कहा है ना कि मैं तनख्वाह दे दूंगी। तेरे साहब अभी शहर से बाहर गए हैं, पैसे उन्हीं के पास हैं। जैसे ही वह वापस लौट आएंगे तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अपनी मालकिन का ये जवाब सुनकर बेचारी उमा चुप रह जाती है, जिसके बाद में कुछ नहीं कह पाती और अपनी मालकिन के घर के बाकी के काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम भी अपनी मालकिन से अपनी तनख्वाह मांगती है। मालकिन, मेरे पति बहुत बीमार है, ऊपर से उन्हें कैंसर भी है। कभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो कभी उनकी दवाई लेकर आनी पड़ती है। यहाँ तक कि घर में अब राशन भी खत्म हो गया है। मैं ये कह रही थी कि आप मेरी तनख्वाह मुझे दे देंगी तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर तुम मुझसे पैसे पहले ही मांग लेती हो तो अच्छा होता, क्योंकि जो मेरे पास पैसे थे उन सभी पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मेरे पास है 500 का नोट है, अगर चाहिए तो बताओ। नीलम थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद वो अपनी मालकिन से 500 रुपए का नोट ले लेती है और अपने मन ही मन सोचती है,
इन 500 रुपए से कम मेरे घर का थोड़ा बहुत तो खर्चा निकल ही जाएगा, वरना मुझे ये भी नहीं मिलेंगे। नीलम 500 रुपए ले जाती है और उन पैसों से घर का थोड़ा बहुत खाने का सामान सौदा खरीद लेती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकलने लगती है। तभी रास्ते में उसे उसकी सास उमा उसे नजर आती है। अरे माँ जी रुक जाइए, मैं भी चल रही हूँ घर पर। जैसे ही उमा की नजर नीलम के खाने के सामान पर पड़ती है, वो उससे कहती है, अरे बहू, लगता है तेरी मालकिन ने तुझे तनख्वाह दे दी है, तभी तू घर का राशन लेकर आई है। चलो अच्छी बात है, कम से कम अब हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। अरे माँ जी, अब आपको मैं क्या बताऊं, अभी मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली। ये तो मेरी मालकिन ने मुझ पर तरस खाकर 500 रुपए दे दिए, जिसके चलते मैं थोड़ा बहुत खाने का सामान ले आई हूँ। अच्छा ये बात है तो चल कोई नहीं बहू, कम से कम तेरी मर्जी ने तुझे थोड़े पैसे तो दे दिए, मेरी मालकिन ने तो मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। एक तो हम इतनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का पैसा मांगते हैं इनसे, तो हमारी मेहनत का पैसा भी नहीं निकलता। दोनों सास बहू वापस घर लौट आती हैं, जिसके बाद नीलम लाए हुए सामान से खाने के लिए कुछ बना लेती है। जिसके बाद नीलम अपनी सास और अपने पति को खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नीलम और उमा फिर से काम पर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं मालकिन से पैसे लेकर ही रहूंगी, वरना मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगी। हाँ माँ जी, वैसे भी विक्रम जी की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, अगर समय से दवाई नहीं दी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी उन दोनों के साथ बहुओं को एक आदमी माइक पर जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखाई पड़ता है, आओ आओ मिठाइयाँ खाओ और 1 लाख रुपए का इनाम जीत कर ले जाओ। जो हमारी दुकान की 100 मिठाइयाँ खाएगा वो इस चुनौती को जीत जाएगा, जिसके बाद उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आओ आओ मिठाइयाँ खाओ। ये सुनते ही दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद नीलम अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बहू, मैं भी वही सोच रही हूँ, क्यों ना हम इस कंपटीशन को जीत जाएं। अगर हम 100 मिठाई खाकर इस कंपटीशन को जीतते हैं तो 1 लाख तुझे इनाम मिलेगा और 1 लाख रुपए का इनाम मुझे मिलेगा। तो देर किस बात की है, चलो अब हम उस आदमी के पास चलकर अपना नाम लिखवा लेते हैं। दोनों सास बहू उस आदमी के पास जाती हैं और अपना अपना नाम कंपटीशन में लिखवा देती हैं। जिसके बाद कंपटीशन शुरू होने लगता है। एक के बाद एक औरत और आदमी आते और मिठाइयाँ खाने लगते, लेकिन इतने आदमियों और इतनी औरतों के आने के बाद भी कोई भी इस कंपटीशन को जीत नहीं पाता। जैसे ही नीलम और उसकी सास उमा का नंबर आता है, वो एक दूसरे से कहती हैं, देख बहू, चाहे आज कुछ भी हो जाए, इस प्रतियोगिता को हमें जीतना ही है। इस प्रतियोगिता को हम विक्रम के नाम पर जीतेंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं पूरी 100 मिठाइयाँ खाकर ही रहूंगी। दोनों सास बहू एक एक करके मिठाइयाँ खाना शुरू करती हैं। देखते ही देखते वो माँ और नीलम अपने अपने हिस्से की 50 मिठाइयाँ खा चुकी होती हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर अपने अपने हिस्से की मिठाइयाँ खा जाती हैं। जिसके बाद वो आदमी उनके पास आता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, तुम दोनों ने तो 100 मिठाइयाँ खा ली। आज तक हमारा ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन तुम दोनों ने तो मिलकर पूरी 100 मिठाइयाँ खाई हैं। इसके चलते हम तुम दोनों सास बहू को 1-1 लाख रुपए का इनाम देंगे। वो आदमी दोनों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दे देता है। जिसके बाद दोनों सास बहू अपने हिस्से के पैसे लेकर वापस घर आ जाती हैं और सबसे पहले वो दोनों मिलकर विक्रम का इलाज करवाती हैं। कुछ ही समय में विक्रम कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पा लेता है और बिल्कुल पहले की तरह तरोताजा तंदुरुस्त हो जाता है। माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कभी नहीं करूंगा। मुझे अब अपनी जान के साथ साथ अपने परिवार की भी बहुत फिक्र है। आप दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। एक तरफ विक्रम नौकरी करना शुरू कर देता है तो दूसरी तरफ दोनों सास बहू मिलकर बचे हुए पैसों से अपना खुद का काम शुरू कर देती है। कुछ ही समय में उन दोनों सास बहू की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी एक मिठाई खाने की प्रतियोगिता ने उनकी जिंदगी के सभी दुख एकदम से दूर कर दिए। अब वो दोनों सास बहू विक्रम के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी माँ कैसे ठीक होगी? हे भगवान जी, मेरी माँ को ठीक कर दो, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन।
12 साल का बच्चा रोहन बेहद परेशान था क्योंकि उसकी माँ ललिता को काफी समय से कोढ़े की बीमारी थी। धीरे धीरे उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। वो बिस्तर पर पड़ी थी। कमजोरी से उसकी आवाज बहुत धीमी निकल रही थी। तभी वो अपने बेटे को कहती है, रोहन, रोहन, बेटा कहाँ है तू? अपनी माँ की आवाज सुनकर रोहन उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, हाँ माँ, बोलो बोलो, कुछ चाहिए आपको? पानी लाऊं या खाना लाऊं? अरे पगले, अभी तो तूने मुझे दाल चावल खिलाए थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू ये बता दे, तूने खाना खा लिया? वो माँ, मैंने अभी कुछ नहीं खाया। माँ आप चिंता मत करो, मैं खा लूंगा। तू मेरी बात नहीं सुनता है। कहा था कि मेरा चक्कर छोड़ दे, अपना ख्याल रखा कर। अरे मेरी जिंदगी है ही कितने दिन की, ऊपर से मुझे कोढ़े हो रखे हैं। तू दूर रहा कर मुझसे। नहीं नहीं माँ, ऐसे मत बोलो। देखो आपकी तबीयत खराब हो रही है। माँ शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, आपका बेटा आपको ठीक कर देगा। मैं किसी से मदद मांग कर लाता हूँ। रोहन अपनी माँ को पानी पिलाकर बाहर चला जाता है और दर दर की ठोकरें खाते हुए लोगों से पैसों की भीख मांगता है। अंकल, मुझे थोड़े पैसे दे दो, या मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाओ। उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत खांस रही है। अरे जा जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग भीख मांगने आ जाते हैं। आंटी, आंटी आप तो मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरी माँ घर पर बहुत खांस रही है। अरे हट हट, बीमार माँ का बीमार लड़का, कहीं तेरी वजह से मैं बीमार हो गई तो? चल हट। आंटी, आंटी ऐसे मत बोलो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। कोई तो मेरी मदद कर दो, कोई तो मुझे कुछ पैसे दे दो। आता जाता कोई भी शख्स उस मासूम बच्चे की आंसुओं को नहीं देख रहा था। सब उसे अनदेखा कर अपनी दुनिया में मशरूफ थे, तो कोई धक्का देकर जा रहा था। रोते हुए रोहन एक मंदिर के पास जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भोलेनाथ, मेरी माँ को ठीक कर दो, हमें ऐसी सजा मत दो। हम गरीबों की छोटी सी जिंदगी है जो मैं हंसी खुशी अपनी माँ के साथ बिताना चाहता हूँ। सिसक सिसक कर रोहन भोलेनाथ के आगे रोता है। उसके रोने की आवाज वहीं पर साधना करते हुए ऋषि के कानों में पड़ती है और वह अचानक से आंखें खोलकर कहते हैं, ये बच्चा तो बड़ा ही पीड़ा में है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। ये बोलते ही ऋषि उस बच्चे के पास जाकर सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बालक, ऐसे आंसुओं को न बहाओ। मैं तुम्हारी पीड़ा से वाकिफ हूँ, पर तुम्हारे आंसुओं से समझ सकता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। बताओ क्या हुआ है? बाबा, मेरी माँ बहुत अधिक परेशान है। वो गंभीर बीमारी से जूझ रही है। हमारे पास इलाज तो दूर, खाने तक के लिए पैसे नहीं है। मैं अपनी माँ को ठीक करना चाहता हूँ, उनकी गोद में सिर रखना चाहता हूँ, ना कि मेरी माँ मेरी गोद में सिर रखे। मुझे मेरी माँ को स्वस्थ देखना है। रो मत बेटे, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास, लेकिन यह समझ लो कि कड़ी मेहनत या कठोर तपस्या अब आगे तुम्हें करनी होगी यदि तुम अपनी माता को ठीक करना चाहते हो। बाबा, मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ करूंगा। आप मुझे बताएं बस कि करना क्या है। तो ध्यान से सुनो। बालक, यहाँ से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी है जहाँ जादुई दूध की नदी बहती है। उस जादुई दूध की नदी से कुछ दूध लाकर तुम अपनी माँ को पिला दोगे तो वो हमेशा के लिए पहले से भी ज्यादा स्वस्थ और निरोगी हो जाएगी। किंतु वो जादुई दूध की नदी अभी किसी श्राप से सूखी पड़ी है। पहले तुम्हें उसे नम करना होगा, जिसके लिए अलकनंदा पहाड़ी की गुफा के गर्भ से तुम जल एकत्रित करके लाओगे। उसी जल को तुम्हें जादुई दूध की नदी में बहाना है, जिसके बाद वहां जादुई नदी फिर से बहने लगेगी। बाबा, मैं अपनी माँ के लिए ये भी करूंगा, चाहे कितनी ऊंची पहाड़ियों को पार क्यों न करना पड़े, मैं जाऊंगा। तुम्हारा जज्बा देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारी माता जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी और तुम इस कार्य को भी बड़ी जल्दी पूरा कर लोगे। आयुष्मान भव। आज्ञा दीजिए बाबा। ऐसा बोलकर रोहन अपनी माँ को धैर्य देके एक खाली लोटा लिए ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ता है, जहाँ वह चलता जाता है। सूर्यास्त होने की कगार पर होता है और वह अलकनंदा पहाड़ी तक पहुँच जाता है। मैं उस पहाड़ी तक आ गया हूँ, इसके अंदर जाकर मुझे गर्भ से पानी लाना होगा। ऐसा बोलकर रोहन उस अलकनंदा गुफा की ओर बढ़ता है, जहाँ उसे फन फैलाए एक सांप मिलता है और डरकर कहता है,
हे भगवान, यहाँ तो सर्प है। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना। ये आपके सेवक हैं और मैं आपका भक्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोहन की यह बात सुनते ही सर्प उसके रास्ते से हट जाता है और वह आगे चलकर गुफा के गर्भ से टपकते हुए जल को एकत्रित करके सूर्यास्त होने से पहले उस जादुई दूध वाली नदी के पहाड़ तक पहुंच जाता है। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। फिर रोहन उस जल को उस जादुई दूध नदी में बहाते हुए कहता है, हे जादुई दूध वाली नदी, तुम अपना असली स्वरूप में आकर मुझे अपना दूध प्रदान करो, जिससे मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी अचानक से वह नदी एक दूध की नदी बन जाती है जो कि बहुत चमक रही होती है और उसमें से एक देवी आकर कहती है, पुत्र, तुमने अपनी माँ के लिए यहाँ तक आकर बहुत कष्ट लिया है, यहाँ तक कि तुम्हारे पाँव में छाले पड़ गए हैं और तुमने उफ भी नहीं की। साथ ही तुमने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जितनी बार चाहो इस दूध नदी पर आकर दूध ले सकते हो और उससे मदद भी कर सकते हो। शुक्रिया देवी माँ, अब मैं इस दूध को लेकर जाता हूँ। उसकी यह बात सुनकर वह देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और रोहन उस दूध को लोटे में भरकर अपनी माँ के पास ले आता है और ग्लास में करके पिला देता है। तत्पश्चात जादू से उसकी माँ के शरीर के जितने भी कोढ़े और दाने थे वह सब गायब हो जाते हैं और पहले से भी ज्यादा वो जवान हो जाती है। तभी खुशी से अपनी शक्ल और हाथ पैरों को छूकर कहती है, बेटा, तूने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। बेटा हो तो तेरे जैसा हो, तू लाखों में एक है रे रोहन। माँ, यह तो कुछ भी नहीं था। आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। चुप कर, फिर ऐसा कभी मत कहना। मेरी जान बसती है तुझ में। यह बोलकर ललिता अपने बच्चे को गले लगा लेती है और कहती है, बेटा, ये सब तूने कैसे किया? मुझे बता तो सही। यह बात सुनकर रोहन उसे सब कुछ बता देता है। तभी वह कहती है, अच्छा, तू इतनी दूर जादुई नदी पर गया मेरे लिए? अगर उस जादुई नदी के दूध से कुछ पैसे भी मिल जाते तो हम 2 वक्त का खाना और खा लेते। तेरे पास वो लोटा है? दिखा। हाँ माँ, ये रहा। अपने बेटे से उस लोटे को लेकर अलमारी के लॉकर में जाकर उससे कुछ बूंद जादुई दूध की टपकाने की कोशिश करती है, जिसके बाद उस जादुई दूध के टपकते ही वहाँ बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। ये देखकर ललिता कहती है, अरे बेटा, मैंने जो सोचा था वही हुआ। देख, जादुई दूध की नदी से पैसे भी आ गए हमारे पास। शुक्रिया भगवान जी। चल बेटा, तूने इतनी मेहनत की है, आज हम बाहर खाना खा कर आएंगे। ठीक है माँ। ये बोलकर दोनों माँ बेटे बाहर होटल में जाकर खाना खाते हैं। वापस लौटते वक्त दोनों को सड़क और मंदिर किनारे अपने जैसे बेबस, लाचार, बीमार लोग मिलते हैं। बेटा, कोई तो मदद करो। इतने दिन से कुछ नहीं खाया, ठंड भी लग रही है, एक कपड़ा तक नहीं है, कोई मदद करो। अरे कोई मदद करो, मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाओ, उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं। कोई मदद करो, हम बेसहारा की। बेटा, ये बूढ़ी अम्मा और ये लाचार आदमी हमारी तरह ही परेशान हो रहे हैं। तूने बताया था ना, उस जादुई नदी पर हम दोबारा जा सकते हैं। हमें वहाँ फिर से जाना होगा। हाँ माँ। उनकी मदद करने के लिए ललिता अपने बेटे के साथ जादुई दूध वाली नदी पर पहुंचकर वहां से जादुई दूध को लाकर उस आदमी के बेटे को स्नान करवा देते हैं। तत्पश्चात उसके हाथ पैर सीधे हो जाते हैं। वह अपने पिता के गले लगता है और उस बूढ़ी अम्मा के पोटली में दूध डालते हैं। उसके पास ढेर सारा खाना और पैसे भर जाते हैं। तभी इतना सारा धन और खाना देखकर कहती है, अरे बेटा, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं ठीक से खा भी पाऊंगी और रह भी पाऊंगी और ठंड से बचने की भी भगवान तुम दोनों का भला करें। शुक्रिया माँ जी, बस आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। इस तरह रोहन और उसकी माँ जादुई दूध की नदी का रहस्य अपने तक रखकर उससे दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी जीते हैं। ये कहानी कुलधारा गांव के पास वाले जंगल की है, जो बहुत ही डरावना और आत्माओं से भरा हुआ होता है। इसके साथ ही उस जंगल में भूत या कंकाल की झील होती है। लोगों का मानना था कि जो भी उस झील के पास जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, और इसी डर से गांव का कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं जाता था। लेकिन एक रात की बात है, सूरज और उसकी पत्नी पूजा शहर से गांव जाने के लिए घर से निकलकर कार में बैठते हैं। जिसके बाद सूरज कार चलाने लगता है और कार चलाते हुए वो अपनी पत्नी पूजा से बोलता है, पूजा, मैं सोच रहा हूँ कि
क्यों ना हम गांव के जंगल से रास्ते से चलें? इससे हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। सूरज की ये बात सुनकर पूजा सूरज से बोलती है, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें रात के समय जंगल से नहीं जाना चाहिए। कोई अनहोनी हो गई तो? किसने देखा है, जंगल में कोई हमारी मदद करने के लिए भी नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं ना, फिर डरने की क्या जरूरत है। जिसके बाद सूरज अपनी कार को जंगल की तरफ मोड़ देता है। बेचारा सूरज जंगल की उन सभी बातों से अनजान जंगल की तरफ और आगे जाने लगता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो, मुझे सांप ने काट लिया है। ये आवाज सुनकर सूरज अपनी कार को वहीं रोक देता है, जिसे देख उसकी पत्नी पूजा उससे बोलती है, सूरज जी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? क्या तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? कोई हमसे मदद मांग रहा है। नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, और अगर कोई ऐसा है भी तो हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। क्या पता वो कौन हो। आप गाड़ी चलाइए और जल्दी से यहाँ से निकलिए। तभी सूरज अपनी पत्नी से बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो पूजा? वो जो कोई भी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो मुसीबत में है। इतना बोलकर सूरज कार से नीचे उतर जाता है और उस आवाज का पीछा करते करते जंगल के अंदर उस भूतिया कंकाल झील के पास पहुंच जाता है। वो आसपास देखता है पर उसे कोई भी वहां नजर नहीं आता, और वो तभी मन ही मन बोलता है, यहां तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? सूरज ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने उस भूतिया कंकाल झील का भूत प्रकट होता है, जिसे देखकर सूरज बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते डरते बोलता है, कौन हो तुम? सूरज की ये बात सुनकर कंकाल झील का भूत उससे बोलता है, मैं इस भूतिया कंकाल झील का भूत हूं और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे मैंने इन सभी इंसानों को खा लिया है और इनका कंकाल इस झील में फेंक दिया है, ठीक इसी तरह मैं तुम्हें भी खाकर तुम्हारा कंकाल झील में फेंक दूंगा। भूत की ये बात सुनकर सूरज बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है कि तभी कंकाल झील का भूत उसे पकड़ लेता है और उसे मारकर उसका मांस खाने लगता है। वहीं उधर कार में बैठी उसकी पत्नी पूजा सूरज का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसके सामने कंकाल झील का भूत आ जाता है, जिसे देखकर पूजा डर जाती है। तभी भूत हंसते हुए बोलता है, अब मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगा, जैसे तेरे पति को मारकर खा गया। पूजा अपने पति की मौत की खबर सुनकर रोने लगती है, जिसके बाद कंकाल झील का भूत पूजा को भी मारकर खा जाता है और उसका भी कंकाल उस भूतिया कंकाल झील में फेंक देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात दो दोस्त आयुष और मोहित बाइक पर घूम रहे होते हैं। तभी वो घूमते घूमते जंगल की तरफ चले जाते हैं। ये देख आयुष मोहित से बोलता है, मोहित, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वैसे भी आज अमावस्या की रात है, जिसकी वजह से मुझे ये जंगल बहुत ही डरावना दिख रहा है। ऐसा कर, तू बाइक वापस घुमा ले। आयुष की बात सुनकर मोहित हंसने लगता है। क्या यार आयुष, तू भी ऐसी बातें कर रहा है? तू डर मत, मैं भी तो तेरे साथ ही हूँ। मैं डर नहीं रहा हूँ यार, बस मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके बाइक के सामने एक तांत्रिक बाबा आकर खड़े हो जाते हैं। तभी मोहित झट से बाइक को ब्रेक लगाता है और बाइक को रोक देता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन दोनों के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, बेटा, तुम इतनी रात इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये बहुत ही खतरनाक है। तुम लोग वापस अपने घर लौट जाओ, यहाँ बहुत ही खतरा है। बाबा की बात सुनकर मोहित बाबा से बोलता है, बाबा, हम यहाँ घूमने आए हैं, आप परेशान न होएं, हमें कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर मोहित अपनी बाइक स्टार्ट करता है और आगे की तरफ जाने लगता है। वो कुछ ही दूर जाता है कि अचानक से उसकी बाइक बंद हो जाती है, जिसके बाद दोनों बाइक से उतरकर वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने भूतिया कंकाल झील का भूत आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं।
कि तभी कंकाल झील का भूत मोहित को पकड़ लेता है और उससे हंसते हुए बोलता है, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गया और मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अब तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तुझे खाने से पहले मैं तेरे दोस्त को भी पकड़ कर लाता हूँ। जिसके बाद कंकाल झील का भूत मोहित को उसी झील के पास ही बांधकर बैठा देता है और आयुष के पीछे जाने लगता है। आयुष भागते भागते उसी तांत्रिक बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाता है और आवाज देने लगता है कि तभी कुटिया से बाहर वही तांत्रिक बाबा निकलते हैं जो उन्हें रास्ते में मिले थे। आयुष को परेशान देख बाबा उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो तुम्हारे साथ था? बाबा, आपने सही कहा था, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। आपके कहने पर हमें उसी वक्त अपने घर वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा, अब मेरा दोस्त उस भूतिया कंकाल झील के भूत के कब्जे में है, कृपया आप उसकी जान बचा लीजिए। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये रुद्राक्ष की माला अपने गले में पहन लो। जिसके बाद आयुष रुद्राक्ष की माला पहन लेता है। फिर बाबा और आयुष दोनों मिलकर उस भूतिया कंकाल झील के पास जाते हैं और वहां पर मोहित को बंधा हुआ देखते हैं। जैसे ही वो उसे छुड़ाने वाले होते हैं कि तभी वहां पर कंकाल झील का भूत आ जाता है और वो आयुष पर हमला करने वाला होता है कि तभी बाबा उस पर पवित्र गंगा जल का पानी छिड़क देता है और उससे बोलता है, छोड़ दे इन्हें, क्यों तू इन्हें मारना चाहता है? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जाने दे इन्हें, वैसे भी तू गांव के बहुत से लोगों को मार चुका है। नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं इस पूरे गांव के लोगों को मारकर खत्म कर देना चाहता हूँ, तभी मुझे शांति मिलेगी। आखिर तुम इन गांव वालों को क्यों मारना चाहते हो? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझ पर पवित्र गंगा जल डालकर अभी जला दूंगा। तभी कंकाल झील का भूत तांत्रिक बाबा से बोलता है, रुको रुको बाबा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं इसी गांव में ही रहा करता था और छाया नाम की लड़की से प्यार करता था। वो ठाकुर परिवार से थी और उसके पिता को हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर घर से भागने की प्लानिंग की, लेकिन कहीं से ये बात उसके पिता को पता चल गई, जिसके बाद ठाकुर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे मरवा दिया और मुझे जंगल के इस झील में लाकर फेंक दिया। तब से लेकर आज तक मैं अपना बदला ले रहा हूँ और जब तक मैं उस पूरे गांव को खत्म न कर दूं, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। इतना सुनकर बाबा उससे बोलते हैं, अब तू यहाँ किसी को भी नहीं मारेगा और शांति से यहाँ से चला जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपना बदला पूरा करना है। बाबा के बार बार समझाने पर भी झील का भूत नहीं मानता है, जिसके बाद बाबा उस पर और वहां पर पड़े सभी कंकालों पर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद वह भूत और सभी कंकाल जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर मोहित और आयुष बच जाते हैं। उसके साथ ही वो झील भी उस भूत से मुक्त हो जाती है।